नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत पर। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनेता, हर पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं, रिचार्ज हो चुके हैं। इन्हीं में से एक बड़ा नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। वैसे ओवैसी साहब की राजनीति पूरे देश में होती है, लेकिन बिहार को लेकर उनका लगाव थोड़ा अलग दिखता है। वजह ये है कि ओवैसी जो साउथ की राजनीति करते हैं, दक्षिण भारत की राजनीति करते हैं, वो बिहार चुनाव में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। 2020 के चुनाव में भी 18 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, 5 पर जीत दर्ज की थी। कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन माना ये जा रहा है कि ओवैसी जब बिहार आते हैं तो किसी खास मकसद से आते हैं। 2025 में ओवैसी का चुनाव लड़ने का मकसद क्या है और रणनीति क्या है? चर्चा में हमारे साथ गुड्डू जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे और तमाम समीकरण पर भी बात करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है गुड्डू जी आपका पीओ भारत पर। स्वागत। गुड्डू जी, 2020 का चुनाव जब हुआ तो ये कहा गया कि आरजेडी की हार का एक बड़ा कारण ओवैसी भी है, क्योंकि बिहार के सीमांचल इलाके की जिन सीटों पर आरजेडी को हार का मुंह देखना पड़ा, उसमें ओवैसी के भी उम्मीदवार खड़े थे चुनावी मैदान में आरजेडी के सामने। अब देखिए, इस बार भी ओवैसी कह रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे, ओवैसी का मकसद क्या है? क्या तैयारी है इस बार चुनाव में ओवैसी की? देखिए, जो देखने में लगता है वो ये लगता है कि ओवैसी साहब सेकुलर फोर्सेस को हराने के लिए या उनको परेशान करने के लिए अपने उम्मीदवार उतारते हैं और बहुत हद तक सफल भी होते हैं। सिर्फ बात बिहार की ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में तमाम जगहों पे यही देखा गया है कि उनके उम्मीदवार एक वोट कटवा की श्रेणी में आते हैं, वोट काट लेते हैं। कुछ वैसे लोग जिनकी बहुत राजनीतिक समझ नहीं होती है, वैसे अक़लियत के लोग या माइनॉरिटी के लोग उनके जाल में फंस जाते हैं और उनको वोट कर देते हैं। उनका मकसद पूरा हो जाता है, कुछ सीटों पर हरा देते हैं। तो इस बार भी वही मकसद होगा उनका कि कुछ लोगों को हराएंगे और कुछ लोगों में कमजोर नाम मतलब करेंगे किसका है? सेकुलर। जो उसमें आरजेडी को तो सबसे पहले निशाने पर रखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहीं भाषण अगर आप सुनिएगा या उनकी बातचीत, इंटरव्यू सुनिएगा, तो सबसे बड़ा निशाना जो होता है वो उनका सेकुलर फोर्स का जो नेतृत्व कर रहा है बिहार में, आरजेडी जो दावा करते हैं, तो आरजेडी ही उनके निशाने पर होते हैं। और पिछली बार भी यही हुआ, लेकिन इनके जीते हुए विधायक को 5 में से 4 लोगों को आरजेडी ने ही अपने दल में शामिल कर लिया था। तो इनका अपना कुछ-कुछ रहता है उसको नुकसान पहुंचाने का आरजेडी को, इसी वजह से वो चुनाव लड़ते हैं और उनका और ज्यादा कुछ नहीं रहता है। देखिए गुड्डू जी, सीमांचल इलाका बिहार का वो क्षेत्र है जहां 67% माना जाता है कि वहां मुस्लिम आबादी है और मुस्लिमों के बीच में ओवैसी एक बड़ा चेहरा है। बिहार के मुस्लिम भी उनको काफी पसंद करते हैं। 2020 में उनको 5-5 सीटें जीत कर दी। 2025 में क्या आप देखते हैं ओवैसी के सामने? इस बार आप देखिए कि कन्हैया भी है, प्रशांत किशोर भी है, सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं है जिसके सामने ओवैसी खड़े होंगे और मुस्लिमों का वोट काट लेंगे। तो क्या लगता है, क्या इस बार की जो राह है ओवैसी के लिए आसान होगी या अब चैलेंज बढ़ चुकी है? देखिए, ओवैसी साहब का जो मामला है उसको अब मुसलमान पूरी तरह समझ चुके हैं। आपने देखा कि 2022 में जो चुनाव हो रहा था पश्चिम बंगाल में, वहां भी ओवैसी साहब गए थे, लेकिन उनको किस तरह से वहां पर देखा गया कि बहुत कम वोट मिले, ना के बराबर वोट मिले और किसी ने कुछ समझा नहीं। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ था पिछले लोकसभा चुनाव में, और बिहार में भी ऐसा ही होता है। इसीलिए दूसरे क्षेत्रों में बिहार के नहीं होता है। देखिए, इसमें बात बिल्कुल साफ-साफ है। प्रशांत किशोर की अगर बात सुने तो प्रशांत किशोर भी कहते हैं अभी मुसलमानों को, और खास करके जो अल्पसंख्यक तबका है उसको बड़ा प्रशांत किशोर भी समझा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। तो उनकी बात में बड़ा दलील लगती है, बड़ा तर्क लगता है। वो मुसलमानों को समझाते हैं कि आप जो अगर ओवैसी साहब के साथ हैं या किसी के साथ, और सीधे-सीधे हिंदू मुस्लिम के खेल में अगर आप फंस जाते हैं, तो हार के अतिरिक्त कोई विकल्प आपके पास नहीं है। आपकी जो आबादी है वो 18% है बिहार में। अगर आप सब एक साथ भी हो जाएं तो 18 के 18 हैं, बाकी आपके साथ कोई प्लस नहीं कर रहा है। लेकिन आपकी जो लड़ाई है
वो सीधे सीधे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जैसी कोई लड़ाई है ही नहीं। एक खास विचारधारा के लोग हैं जो मुसलमानों का विरोध करते हैं या उनके साथ कोई नफरत जैसा व्यवहार करते हैं। तमाम हिंदू ऐसा नहीं करते हैं। और उसमें वो बहुत ही उदाहरण देकर के समझाते हैं कि आप जिस भाजपा से लड़ रहे हैं या आरएसएस को आप अपना दुश्मन समझते हैं या वो आपके प्रति नफरत का भाव रखते हैं, आपको उनसे अगर लड़ाई लड़नी है तो वो लोग जो भाजपा से आरएसएस से लड़ रहे हैं, जैसे गांधीवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं, अंबेडकरवादी हैं, समाजवादी हैं, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो भाजपा को वोट नहीं करते हैं। 36-38% उनको आज भी 40% तक वोट भाजपा को मिलता है। 60% लोग ऐसे हैं जो भाजपा को वोट नहीं करते हैं, दूसरे दलों को वोट करते हैं। तो अगर आप तमाम लोग एक साथ आ जाएं तो आप निश्चित रूप से जो आपका लक्ष्य है उसको हरा लेंगे। और हरा देंगे तो मुसलमान प्रशांत किशोर की इस दलील को बहुत ही गंभीरता से सुन रहे हैं और जहां कहीं भी उनके साथ हैं वो लोग रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में ओवैसी साहब या इन जैसे ऐसे लोगों को जो मुसलमानों को गोलबंद करते हैं और दूसरे दलों को या भाजपा को, आरएसएस को एक तरह का ध्रुवीकरण का मौका देते हैं, तो इसको मुसलमान समझ रहा है और उससे लगता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कन्हैया को भी देखिए, बड़ा लोकप्रिय है मुसलमानों में। पिछली हाँ, बार जब इसीलिए मैं आंदोलन यही हो रहा सवाल ले था। लेती हूँ। सवाल यही है, मैं कन्हैया पर ही आ रही थी, क्योंकि देखिए अब कन्हैया जी कुमार हैं और कन्हैया कुमार न सिर्फ बिहार में, देश में एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं और मुस्लिमों के बीच में उनकी एक अलग तरह की लोकप्रियता है। ठीक है, वो वैचारिक जी रूप से भी हो सकती है या फिर जेएनयू जो मुद्दा रहा उसकी वजह से भी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर बिहार के चूंकि है खुद कन्हैया, तो बिहार में कुछ ज्यादा ही लगाव लोग उनसे रखते हैं। और सीमांचल इलाके में तो उनका एक बड़ा हुजूम रहता है, लोगों के बीच में उनकी एक अलग पॉपुलैरिटी रहती है। तो अगर हम आपसे पूछे कि सीमांचल इलाके में 2025 की तस्वीर अगर हम आपसे पूछे, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, ओवैसी, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, इन कई चेहरों में से आपको क्या लगता है वहां का जो वोटर है वो किस नजरिए से इन लोगों को पसंद करेगा और सबसे ज्यादा किसे पसंद करेगा? क्या ओवैसी और कन्हैया कुमार का मुकाबला होगा? क्या ओवैसी और प्रशांत किशोर का मुकाबला होगा? या फिर ओवैसी लिस्ट में नहीं है, बाहर हो चुके हैं? क्या लगता है, क्या है आपको? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। मुसलमानों के साथ अभी बड़ा परीक्षा है वहां पर सीमांचल के क्षेत्र में। हम्म प्रशांत किशोर की भी बहुत सारी यात्राएं हुई हैं वहां पर, पद यात्राएं हुई हैं और एक संवाद स्थापित हुआ है। हम देखते हैं कि जो पटना वगैरह में मीटिंग होती है तो सीमांचल से बहुत ज्यादा मुसलमान प्रशांत किशोर को सुनने आते हैं और उनकी बात को सुनने आते हैं और उनकी बात में बड़ा दलील होता है। कोई जादू मंत्र के हिसाब से वो बात नहीं करते हैं। वो बहुत ही दलील के साथ, बहुत ही तर्कसंगत ढंग से अपनी बात रखते हैं और लोगों हम्म को समझाते हैं। हम्म उनका जो कहना है वही कि मुसलमानों के साथ ये लोग अब आप तेजस्वी जी की भी बात कर लें और नीतीश कुमार की, 35 साल का इनका शासन हो गया। 35 साल के शासन में ये लोग, तमाम लोग, नीतीश कुमार भी मुसलमानों को और पसमानदा और पिछड़ी जाति के लोगों को बहुत सारी बात कहते हैं कि हमने सबके लिए काम किया। तेजस्वी भी बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए हमने बहुत काम किया। आज की स्थिति क्या है? 2023 के नवंबर में जो रिपोर्ट आई थी जातीय गणना की और आर्थिक सर्वेक्षण की, उस रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट की गई थी कि पूरे बिहार में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जीईआर है, अर्थात उच्च शिक्षा का जो आंकड़ा है, वो ये है कि केवल 13% बच्चे ऐसे हैं, छात्र हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बिहार में। उन 13% में अगर मुसलमानों की बात करें तो केवल 7% मुसलमान ही ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो आप इतने बड़े राज्य में, जहां पे लालू यादव का शासन 1990 से था, मुसलमानों के हिमायती कहे जाते हैं, खुद भी हम्म बोलते हैं, तेजस्वी बात करते हैं मुसलमानों की, तो जो उनका बेसिक डेवलपमेंट है, बेसिक इम्प्रूवमेंट है, रोजगार के मोर्चे पर, शिक्षा के मोर्चे पर, स्वास्थ्य की उपलब्धता के मोर्चे पर, तो इन तमाम लोगों पर आंकड़े गवाही देते हैं ये तो उन्हीं का शासन था।
अब ये तमाम चीज जब प्रशांत किशोर उन आंकड़ों को सामने रखकर बात करते हैं, मुसलमानों से संवाद बनाते हैं कि आपको राजनीति जो करनी है या आपको जो चुनना है, राजा चुनना है, तो आप अपने बाल बच्चों को ध्यान में रख करके चुनिए। आपको अब मांगिए कि हमको डेवलपमेंट चाहिए, वो तो कहते हैं कि आप जो मांगते हैं मिलता है। आपने हम्म। मांगा, बिहार के लोगों ने कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो बन गए मोदी जी प्रधानमंत्री। लालू यादव को, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनाना है तो बन जाते हैं। तो आप हम्म। अपने बाल बच्चों को रख के मांगिए। मुसलमान जब अपने बाल बच्चों के सामने रखेंगे कि हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, और उसको देख करके जो आदमी काम कर रहा है या जो पार्टी तमाम चीजों पर बात कर रही है, अब इन लोगों के पास तो कुछ बात करने को रहता नहीं। कभी बिल्कुल भी आप गुड्डू जी। देखिए कि हाँ बिल्कुल सटीक आपकी बात, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि गुड्डू जी बिहार में मुद्दे की कमी नहीं है और काम नहीं होता है, मुद्दों पर बात नहीं होती है। चुनाव के नजदीक आते ही सिर्फ जाति और धर्म पर बात होती है और नेता सिर्फ दरवाजे जाते हैं तो पहले अपनी जाति का हवाला देते हैं। खैर ये बिहार की सच्चाई है और देश की भी सच्चाई है। लेकिन गुड्डू जी अब थोड़ा हम ओवैसी के उस एंगल पर आते हैं जब वो कहते हैं तेजस्वी यादव से कि जिसने हमारे विधायकों को छीना है उससे बदला लेंगे, उसको करारा जवाब देंगे। उनकी इस बात से ये लगता है कि वो तेजस्वी से बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं। लेकिन क्या ओवैसी सिर्फ तेजस्वी को चैलेंज कर रहे हैं? क्या ओवैसी के लिए आप चैलेंज कर रहे हैं या प्रशांत किशोर नहीं है? देखिए, ओवैसी के लिए प्रशांत किशोर कोई चैलेंज नहीं है। प्रशांत किशोर अपनी बात कर रहे हैं और ओवैसी अपनी बात कर रही है। तो मुसलमानों को समझना है कि वो अपना वोट किसी के बदला लेने के लिए, किसी की ताकत बनाने के लिए देना है या अपने विकास से जोड़कर उनको वोट करना है, ये तो वोट करने वाले लोगों को सोचना है और वही सोचें। करेक्ट। चलिए गुड्डू जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातें रखी कि ओवैसी की राजनीति बिहार में कैसी होने जा रही है और ओवैसी दरअसल बिहार में चुनाव लड़ने के लिए क्यों आए हैं। हालांकि चुनावी साल है, सभी कहीं ना कहीं तमाम वादे करेंगे, तमाम मुद्दों पर अब बात करेंगे, लेकिन सच में बात कौन कर रहा है ये आपको समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जी हमसे खास बातचीत के लिए, धन्यवाद।